हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशन एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। तो जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर हो गया खत्म। एक्सएस के एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, अब एक्सएस के करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर आने वाले लेक्चर्स में हम इसके जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बड़े आसान आसान से हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, अभी हम कर लेंगे थोड़े से टाइम में बस, ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि आपने ना क्या करना है, 2 मिनट लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर दें, फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया था, तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप अगर चाहें तो जो मैंने लेक्चर्स जो आपने अगर लिए हैं, तो जो उसके दरमियान में मैंने बताए थे कि एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज में क्या फर्क है, जो लेक्चर था हमारा एंथैल्पी वाला, उसमें मैंने समझाया था एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज में क्या फर्क है। आप चाहे वहां से कर लें, या फिर अब यहाँ मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं कुछ, तो आप चाहें तो यहाँ से कर लें। तो बहरहाल हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। यहाँ मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है ताकि इजीली याद भी हो जाए। तो पहली बात यह है, एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज में जो फर्क है उसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या कहती है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, हमने एक्सटर्नली या इंटरनली कोई प्रेशर जनरेट नहीं किया, फिर उस पॉइंट पर हम कहेंगे कि टोटल जो हीट कंटेंट है, टोटल हीट कंटेंट, तो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और जो एंथैल्पी चेंज होता है वो होता है डिफरेंस इन एंथैल्पी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की एंथैल्पी में क्या फर्क है, डिटेल से हम बात कर चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास रिएक्शंस दो टाइप्स के होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब उसमें हम ये करते हैं कि जब पहले रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, तो जब रिएक्टेंट्स की फॉर्म में हमारे पास कोई चीज अवेलेबल है, तो उसके बॉन्ड्स टूटने और बॉन्ड्स टूटने के लिए उसको सराउंडिंग की एनर्जी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, बॉन्ड्स टूटने के लिए क्या चाहिए होती है? सराउंडिंग एनर्जी। जब बॉन्ड्स टूटते हैं उसके बाद फिर नए बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है। जब नया बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो फिर क्या होता है? प्रोडक्ट बनती है। तो जब प्रोडक्ट बनती है तो फिर कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अब रिएक्टेंट्स की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी, इन दोनों के दरमियान में अगर हम डिफरेंस ले लेंगे कि कितनी एनर्जी हमारे हमने एब्जॉर्ब की है जब हम रिएक्टेंट्स की फॉर्म में थे, और कितनी एनर्जी हमने रिलीज की है जब हम प्रोडक्ट की फॉर्म में थे, तो इनका जो डिफरेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये आपने अगर लेक्चर्स लिए हुए तो आपको पता है कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, और फिर कब एंडोथर्मिक होगा और कब एक्सोथर्मिक होगा। हो गई ये बात। सिंबल की बात करते हैं, सिंबल इसका एच होगा, और इंथैल्पी जो चेंज है उसका होगा डेल्टा एच। ये बात भी हम पहले कर चुके थे। नेचर क्या होती है? स्टेट फंक्शन डिपेंड अपॉन द करंट स्टेट, नॉट द पाथ। अच्छा, ये ना किस सिम्त में किस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना है इसका, इस चीज पर डिपेंड नहीं करता ये। ठीक है, जस्ट ये स्टेट फंक्शन है। ये जो मौजूदा हालत हमारे पास अगर कोई सिस्टम की अवेलेबल है ना, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं बता रहा कि इसमें कितनी हीट निकल गई, कितनी हीट आ गई। ये चेंजेस नहीं बताएगा। जो हमारे पास चीज अवेलेबल है सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि ये हमारे पास फलानी फलानी रिएक्टेंट्स अवेलेबल हैं, और ये हमारे पास जो कंडीशंस है, प्रेशर और टेम्परेचर की जो कंडीशंस है ना, वो हैं, वो सिर्फ हमें शो करा देगा। अब डेल्टा एच क्या करता है? चेंज इन एंथैल्पी ड्यू टू द रिएक्शन प्रोसेस। अब ये एंथैल्पी चेंज बताएगा, और जिस तरह रिएक्शन चलता जाएगा ना आगे की तरफ, रिएक्शन कोई फास्ट है, कोई रिएक्शन स्लो है, कोई रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे जाके अचीव होता है, कोई रिएक्शन लो टेम्परेचर पे अचीव होता है, कोई रिएक्शन ऐसा है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, किसी की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देगा डेल्टा एच, जिसको हम कह रहे हैं एंथैल्पी चेंज। रिएक्शन टाइप रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी नॉट द स्पेसिफिक टू द रिएक्शन। ये टोटल एनर्जी बता रहा है। अब ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो ये पॉइंट लिखें, अगर नहीं चाहते तो ना भी लिखेंगे, हम ऊपर बात कर चुके हैं इसकी। रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बता रहा है सिस्टम की। इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी है और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, और इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितना है। ठीक है, ये नहीं बता रहा। ओके। डिटरमाइन इफ अ रिएक्शन एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी। डेल्टा एच जो है वो एक हमें ओवरऑल एनर्जी बता रहा है, जिस तरह मैंने ऊपर भी बात की है कि हमें ये बता रहा है कि प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी, सॉरी, जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं उस टाइम एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई है, और जब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है तो उस टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो ये सब कुछ हमें बता रहा है। वैल्यू क्या होती है? एब्सोलूट वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे इसको। जब मैंने एंथैल्पी का टॉपिक पढ़ाया था वहां बताया था मैंने कि एंथैल्पी की हम कोई वैल्यू मेजर कर ही नहीं सकते। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब डेल्टा एच की बात करेंगे तो हम डेफिनेटली बता देंगे कि डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा कब? जब हमारे पास रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं यही करता आया हूँ। और अगर आपको शौक है इसको समझने का अच्छे से, तो फिर आप चैप्टर नंबर जो 5 हमने पढ़ा है उसके लेक्चर्स ले लें, खास तौर पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला लेक्चर और एंथैल्पी वाला, ताकि आपको सारी बातें समझ आ जाए।
और नेगेटिव हो सकती है जब हमारे पास रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। ओके, आगे होगा समझ, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाई इज ब्रेकिंग अ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस? अभी मैं बता के आया था ना कि जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि वो एनर्जी को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है बॉन्ड तोड़ने के लिए। वही बात मैंने यहां लिखी है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्डिंग एटम टुगेदर। देखो हमारे पास अगर H हाइड्रोजन है, H बॉन्ड H, ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए ना एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहां से आएगी ये बताना है आपने। वो एनर्जी आएगी सराउंडिंग से, ठीक है। तो कहता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि बॉन्ड की फॉर्मेशन, बॉन्ड जो बना हुआ है ना उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी कि एटम टू एटम जिन्होंने आपस में जोड़ा हुआ है उसको तोड़ने के लिए दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जो सिस्टम हमारा है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कहां से, इर्द गिर्द के माहौल से, सराउंडिंग से। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, यह ना रिएक्शन बड़ा ही आसान और सिंपल करके बना हुआ है, तो आपने ना इसको परेशान नहीं होना पड़ते हुए, बस आपने एक ये चीज देख लेनी है कि अगर आपने लेक्चर नंबर 5 लिया है, हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस, तो वहां पर हमने इस बारे में डिस्कस किया था। हमने एक लिया था ए और बी रिएक्टेंट्स लिए थे, एक जनरल रिएक्शन जो है ना हमने अज्यूम किया था, तो 2AB हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी। तो सेम यहाँ पर यही केस है, तो हम इसी की ट्रांजिशन स्टेट जिस तरह बुक ने लिखी थी हम एज इट इज उसी चीज को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपको ट्रांजिशन स्टेट लिखना सिखाऊंगा मैं इसकी, ठीक है। अब लिखते हैं H2 + Cl2 है ना, तो मैं पहला काम तो ये कर लूंगा, यहाँ पर H2 लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा Cl2, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने बनाना है ये एरो, ठीक है, जो रिएक्शन को शो कराता है कि रिएक्शन अब एक सिमत से दूसरी सिमत में जा रहा है। ओके, अब मैंने इसकी जो मेन चीज है ट्रांजिशन स्टेट, मैंने वो शो करनी है। प्रोडक्ट भी बनाएंगे हम, ट्रांजिशन स्टेट शो करेंगे पहले हम। अच्छा, अब करना क्या है, यहाँ पर आप हाइड्रोजन लिखो, थोड़े फासले पर भी हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है। यहाँ पर आप लिखो Cl क्लोरीन, दो थे ना, एक Cl क्लोरीन यहाँ लिखो, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन हमने यहाँ पर लिख लिए, इस तरह फासले से लिखने हैं। अब क्या करना है, बीच में ना ये डॉटेड लाइन बना दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। हो गई, थोड़ा सा ना गंदा हो गया, इसको सीख कर लेते हैं। चलो, प्यारा लग रहा है ना बॉक्स? अगर बॉक्स थोड़ा टेढ़ा होगा तो आपने सीधा बना लेना इसको। चलो, अब चलते हैं आगे प्रोडक्ट के जाने। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, हमारे पास प्रोडक्ट आपने भी देख लिया मैंने भी देख लिया, 2HCl लिखा हुआ है, तो बस मैं 2HCl लिख दूंगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं लिखने की मुझे जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास बन गई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, रिएक्टेंट्स। ओके, यहाँ मैं लिखूंगा ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट एज इट इज बुक को फॉलो करते हुए हमने ये रिएक्शन बना ली है। आपने इससे आगे पीछे नहीं फिरना, ठीक है, यही बात करनी है, क्योंकि जो हम बुक में लिखा हुआ है ना हमने उसी चीज को फॉलो करना है। ट्रांजिशन स्टेट्स की और तरह भी बन सकती हैं, लेकिन हमने बुक को फॉलो करना है अगर हमें बोर्ड में नंबर चाहिए। तो बस जो इसमें हो सकता था मैंने करा दिया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ड्रॉ रिएक्शन प्रोफाइल फॉर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर आपने वही लेक्चर जिसका मैंने अभी हवाला दिया था, हाउ डज द रिएक्शन टेक प्लेस, लेक्चर नंबर 5 इसी चैप्टर का जो मैंने दिया है, वो अगर आप ले लें तो आपको ये सवाल भी खुद से करना आ जाएगा। वहां पर हमने ग्राफ्स की बात की थी, ग्राफ्स देखे थे, तो वही काम हम यहाँ पर करने लगे हैं। तो करते हैं, ड्रॉ रिएक्शन प्रोफाइल फॉर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वन ऑफ व्हिच मूव्स फास्टर देन द अदर। एक तेजी से मूव करेगा और एक रिएक्शन जो है वो थोड़ा स्लो मूव करेगा। तो बड़े ध्यान से ना आपने स्केल पकड़ना है, मैंने तो स्केल के बगैर रफ ड्रॉ करूंगा, आपने स्केल से बनाना है इसको, ठीक है। एक बनाना है आपने वाई एक्सिस, एक बनाना है आपने एक्स एक्सिस। ये थोड़ा सा ना गंदा हो गया, कर बनाता हूँ। चलो, स्केल से बना लेना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर अगर वो लेक्चर लिया हुआ तो आपको पता है यहाँ पर हम लेते हैं एनर्जी, ऐसे ही है ना। यहाँ पर हम लेते हैं पाथ ऑफ रिएक्शन, पाथ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने पाथ ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया एनर्जी। हमने बनानी है दो प्रोफाइल्स, ठीक है, दो प्रोफाइल्स बनानी है किसकी, एक्सोथर्मिक की, ठीक है ना बात। एक्सोथर्मिक की हमने बनानी है। अब एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्या एनर्जी जो है ना वो रिएक्टेंट्स की क्या होती है, कम होती है ज्यादा होती है? आप सोचें, अगर आपने वो लेक्चर लिया हुआ है तो, अगर आपने वो लेक्चर लिया हुआ है तो आपको पता है कि हमारे पास जो एक्सोथर्मिक का केस है ना उसमें एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है। तो मैं उसी चीज को फॉलो करते हुए ना यहाँ पर एक सर्टेन पॉइंट से मैं रिएक्शन शुरू करता हूँ बना, और फिर मैं ये लेके जाता हूँ और मैं थोड़ा यहाँ पर करके ले आता हूँ इसको, ठीक है। एक और मैं तकरीबन यहीं पर शुरू हो रहा है, तकरीबन यहीं पर शुरू हो रहा है, एक प्रोफाइल में ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। वो गंदा हो गया,
दोबारा करते हैं। थोड़ा ना आपने खूबसूरत करके बनाना है, मैंने इतना खूबसूरत नहीं बनाया शायद। चलो बस तकरीबन आ गया है भाई। ये दो रिएक्शन प्रोफाइल्स थी जो कि हमें शो करी है कि रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन हमारे पास कौन सा है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स ज्यादा होती है। ये रिएक्टेंट्स है ना, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के। ये प्रोडक्ट है। अब दो, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्वेश्चन में हमने ये पूछी है उसने, कहता है कि आपने ये बताओ कि कौन सा रिएक्शन तेज मूव कर रहा है और कौन सा स्लो मूव कर रहा है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि ये जो जल्दी से आ गया ना, ये वाला ये चीज जो जल्दी से आ गई है, ये हमारे पास है। ये कौन सा है? ये फास्ट रिएक्शन है। ये डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट ही ये हुआ होगा रिएक्शन। कैटलिस्ट डाला हमने और कैटलिस्ट ने रिएक्शन को बूस्ट अप कर दिया, फास्ट रिएक्शन है। और ये हमारे पास है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, ठीक है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। लिख दूंगा मैं, हाइयर एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, ठीक है। और ये जो जिस पॉइंट पे रिएक्शन आगे चल रहा होता है उस पॉइंट को तो हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ लिख दें आप ट्रांजिशन स्टेट, वैसे पता होना चाहिए लेकिन बता देता हूँ मैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इसको। ठीक हो गया। एक रिएक्शन हमारा तेज मूव कर रहा है, ये नीचे वाला, क्योंकि ये इसने ज्यादा टाइम नहीं लिया, लेकिन ऊपर वाला जो है ना वो स्लो मूव कर रहा है। तो ये हमने फर्क बता दिया। और एक्सोथर्मिक था तो हमने ये बता दिया कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। तो एक्सोथर्मिक वाली बात भी हमारे पास क्या हो गई? पूरी हो गई। तो हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज आएगा, इंथैल्पी चेंज आएगा डेल्टा एच शुड बी शुड बी इन नेगेटिव। बस ये बात ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हो गई बातें एज इट इज बनाते ना प्यारा प्यारा करके बस को, और सारी बातें क्लियर कर दी यहाँ पर मैंने। चलो जी, अब चलते हैं अगले पे। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी? आपको याद है जब हमने इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर पढ़ा था एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वहां पर बिल्कुल आखिरी जो दो लाइंस थी ना वो ग्लाइकोजन के बारे में थी। ग्लाइकोजन ना हमें मिलता है हमारे खाने से, स्पेशली हमें ग्लूकोज से मिलता है ये। अब वो क्या होता है कि वो जो ग्लाइकोजन है ना वो स्टोर करता है ग्लूकोज को कहाँ पर? लिवर में। लिवर में स्टोर करता है फॉर ब्लड शुगर रेगुलेशन, ठीक है। ब्लड की जो शुगर है ना उसको रेगुलेट करने के लिए, कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे जो शुगर लेवल्स जो है ना बिल्कुल डाउन हो रहे हो, बहुत टाइम से खाना ना खाए हो, फिर हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए हो, तो इमीडिएट जो एनर्जी होती है ना वो हमें ग्लाइकोजन देता है, ठीक है। और वो कहाँ से एनर्जी स्टोर करता है? वो लिवर में स्टोर करता है, तो इमीडिएटली वो एनर्जी देना शुरू कर देता है। उसके बाद ये कहाँ स्टोर करता है? एंड मसल्स। और मसल्स में करता है फॉर एनर्जी ड्यूरिंग एक्टिविटी। जब हम हार्ड वर्क कर रहे हो या फिर हम जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसमें जो एनर्जी चाहिए होती है ना तो फिर वो मसल्स में से ये एनर्जी यूटिलाइज करता है। इट इज ब्रोकन डाउन व्हेन नीडेड टू मेंटेन एनर्जी लेवल्स। अब ये टूट जाता है, कब टूटता है? जब हमें एनर्जी चाहिए हो, एनर्जी लेवल्स हमारी मेंटेन करने के लिए। तो आपको याद है जब हम हमारी बॉडी ये जो स्टोरेज में से यहाँ से एनर्जी निकाल लेती है। अब फर्ज करें आपने 4 घंटे से खाना नहीं खाया, फिर आपने कोई आपकी ना जो ब्लड शुगर लेवल है ना वो थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही होता है, हर बॉडी में ऐसा होता है। तो जब ब्लड शुगर लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा तो हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होगा ना, जो हमारी बॉडी ने एक एक कह लो कि बैंक अकाउंट में जो एनर्जी स्टोर की हुई है वो लिवर अकाउंट है, ठीक है। लिवर बैंक अकाउंट है जहां पर एनर्जी स्टोर की हुई है। अब वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टोर की हुई है। अब वो वहां से एनर्जी निकालेगा और हमारी बॉडी को सप्लाई करेगा। फिर आपने अगर सर्टेन टाइम से, यानी कि 4 घंटे में आपने खाना नहीं खाया, फिर आप जिम में जाते हैं, जिम में जाके आपने फिर वर्कआउट शुरू करना है अपना, तो वहां पर जो बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, कि खाना तो आप खा चुके हैं, एनर्जी तो यूटिलाइज हो चुकी है सारी, 4 घंटे का गैप भी तो आ गया ना कम से कम। तो फिर वो जो मसल्स के अंदर एनर्जी स्टोर करता है ना ग्लाइकोजन, तो फिर वो एनर्जी को निकालना शुरू करता है, हमारी बॉडी फिर उसको यूटिलाइज करती है। अच्छा, जब ये जो स्टोरेज है, ये बैंक अकाउंट हमारे लिवर और मसल्स के खाली हो जाते हैं, यहाँ से एनर्जी निकल जाती है फिर इमीडिएट एनर्जी, तो फिर क्या होता है? तो फिर हमारा एक परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है लिपिड्स की फॉर्म में। जो हमारी बॉडी में जो चर्बी है ना, फैट्स, वो एनर्जी सोर्स है ये। फिर हमारी बॉडी वहां से एनर्जी निकालना शुरू करती है। इसलिए अगर आपने पतले होना है तो आपके लिए एक ही बेस्ट सजेशन है कि आपने अगर बहुत लंबे टाइम से खाना नहीं खाया, फर्ज करें 7-8 घंटे से आपने खाना नहीं खाया, फिर आप फौरन जिम जाएं, तो जिम जाएंगे ना आपके जितने भी जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है ना ये तो पहले ही खत्म हो चुके होंगे जिम जाने से पहले पहले ही, अगर 8 घंटे का गैप आ गया खाने में। तो उसके बाद फिर आपके जो फैट स्टोरेज है ना, बॉडी भी वहां से एनर्जी लेना शुरू करेगी। फिर बॉडी वहां से एनर्जी लेगी तो आप आपके इस तरह फिर फैट्स बर्न होना शुरू हो जाएंगे और आप पतले होना शुरू हो जाएंगे। लगी मजे की बातें? चलो फिर अब खत्म करते हैं इस लेक्चर को। एक काम कर लेना, अगर इस लेक्चर में आ गए और लेक्चर आपको लगता है कि वाकई आपके लिए फायदेमंद था, तो आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
फिर होगा इसका फायदा ये, क्लास 9 के जितने भी न्यू कोर्सेज हैं आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर लेना, और चैनल की जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है ना, अगर आप चैनल को खोलेंगे, पूरा हमारा जो चैनल है उसको क्लिक करेंगे, वहां खोलेंगे तो आपको ना शो हो रहा होगा मेरा एक नंबर, अगर आपने कुछ पूछना तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।